जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम याद करने वाले हैं अतुल कोहली, जो कि फेमस थिंकर है। एंड इनको हम याद रखने वाले हैं विराट कोहली की ट्रिक से। यस, तो विराट कोहली आप सबको पता है फेमस क्रिकेटर है। आप में से बहुत लोग उनके फ़ैन भी होंगे। अगर आप अपने फेमस क्रिकेटर की स्टोरी से याद करने की कोशिश करोगे, उनके बारे में समझ के याद करने की कोशिश करोगे, उनके रिसेम्बलेंस से, आपको चीज़ें लंबे समय के लिए याद रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और तो मैंने आपको स्टोरीज़ जो उनकी बुक्स है ऑलरेडी मैंने क्रोनोलॉजी में विराट कोहली की ट्रिक से याद करवा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन आज हम उनके कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे वो हमें याद रहे। याद कैसे रहेगा? विराट कोहली की ट्रिक से। ठीक है, तो आपको बहुत सारी जगह आपने अतुल कोहली की वीडियोस वगैरह देखी होंगी, पर ऐसा लेक्चर आपने नहीं देखा होगा। सो लेट्स बिगिन। तो जान लेते हैं इनके कुछ अबाउट सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला इनका पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग एरियाज में बहुत अच्छा काम है। मतलब विराट कोहली पॉलिटिकल इकोनॉमी में इंटरेस्टेड है, ऐसा मान के चलो। जो सॉवरेन स्टेट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब जिसमें हम हर डायमेंशन पे फोकस करते हैं, वो होती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो उस पर ये फोकस करते हैं। देन ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स नाम का एक जर्नल आता है जो आईआर और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए काम करता है, उसमें ये चीफ एडिटर है। अब याद कर लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो अतुल कोहली की बहुत बारी रिपीटेड पीवाईक्यू है वो है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, जब लोग डेमोक्रेसी से खुश नहीं होते। तो पहली है इनकी स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, देन डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी एंड स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो विराट कोहली है वो इतने अच्छे इंसान है कि वो गरीबों की मदद करते हैं बहुत। तो पॉवर्टी वाली बुक उनकी हो गई। देन डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट उनकी बुक हो गई कि लोग जो है, अब गरीबी है तो ऑब्वियसली लोग जो है डेमोक्रेसी से डिससेटिस्फाई होंगे। डिससेटिस्फाइड होंगे तो क्राइसिस आएंगे, और क्राइसिस किसके? गवर्नेबिलिटी की क्राइसिस। तो ये पूरी एक ही बुक का नाम है, आपको ये कीवर्ड भी याद रखना है क्योंकि इन्हीं के ऊपर का बहुत बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट भी है जो भी हम पढ़ेंगे। देन द सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। अब उन विराट कोहली कहते हैं कि यार हमने गरीबों की मदद करी, लोग डेमोक्रेसी से ना खुश नहीं है, क्राइसिस आ चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए बहुत सक्सेस के लिए काम करना चाहिए। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा सक्सेस के लिए तो काम करेंगे, लेकिन कैसे काम करें? तो बोलते हैं कि स्टेट डायरेक्टेड अगर डेवलपमेंट हो ना, तो इंडिया की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। कि स्टेट को हम डायरेक्शंस दें डेवलपमेंट के लिए, तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये हो गई आपको सारी बुक्स याद कि विराट कोहली ने गरीबों के लिए काम किया, क्राइसिस आ चुके थे तो उन्होंने सक्सेस के लिए काम किया, और सक्सेस के लिए उन्होंने ये बोला। अब याद करते हैं उनके आगे की बुक्स। पॉवर्टी अमिड प्लेंटी इन न्यू इंडिया, तो ये भी फेमस बुक है। अमिड का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ। ठीक है, तो ये भी पीवाईक्यू रिपीटेड बुक है, इसलिए इसकी भी इमेज मैंने डाल दी है। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अब लोग डेमोक्रेसी से परेशान है, डिसकंटेंटेड है, तो लोगों हमें क्या करना है? डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना है। और फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। तो जो विराट कोहली है ना, वो अपने बिजनेस में एकदम प्रो है। ठीक है, उनको पता है कि भाई कैसे अपना बिजनेस संभालना है। क्रिकेटर है, लेकिन क्रिकेटर से जैसे वो रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, उन्होंने बोला। तो वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे और वो प्रो है उसमें ऑलरेडी। तो ऐसे आप मान के चलो, क्योंकि ये कीवर्ड मैं आपको इसलिए याद करा रही हूँ प्रो बिजनेस वाला, क्योंकि ये एक बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, देन यहाँ पे पॉवर्टी अमिड प्लेंटी इन न्यू इंडिया, तो मैंने आपको बताया स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, और ये पॉवर्टी अमिड प्लेंटी इन इंडिया। तो पॉवर्टी वाली दो बुक्स हैं और दोनों ही विराट कोहली की हैं। विराट कोहली गरीबों की मदद कर रहे हैं। फिर स्टेट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तब डेवलपिंग वर्ल्ड में स्टेट कैसी होती है? जैसे मैंने आपको बताया स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो वैसे ही ये भी आ गया स्टेट्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड, तो उसी से थोड़ा मिलता जुलता है। देन इंपीरियलिज्म एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, हाउ ब्रिटेन एंड द यूएसए शेप द ग्लोबल पेरिफेरी। तो ग्लोबल पेरिफेरी पे भी उन्होंने कुछ काम किया है, तो आपको ग्लोबल पेरिफेरी से याद रखना है कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड की बात की है, इंपीरियलिज्म की बात की है विराट कोहली ने। तो यहाँ पे भी डेवलपिंग वर्ल्ड और यहाँ पे भी डेवलपिंग वर्ल्ड। प्लस मैंने इसका एक शॉर्ट्स बनाया है यूट्यूब चैनल पे अपने, learningmentor.vv पे। तो वहाँ पे आपको शॉर्ट्स में मैं इसमें इसी में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो लिंक में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक देखना, और उसमें बस 1 मिनट का वीडियो है, उसको मैंने आपको बुक्स जो है क्रोनोलॉजी से और ट्रिक से याद कराई है। यहाँ पे भी मैंने ट्रिक बता दी, वहाँ पे अभी आपको यहाँ पे 2 बुक्स ऐसी हैं, 2-3 बुक्स जो इसमें मैं स्लाइड्स में नहीं डाल पाई हूँ, पर मैंने उस वाईटी शॉर्ट्स में डाली है, तो 1 मिनट निकाल के वो शॉर्ट्स भी देख लेना। तो अब याद करते हैं इनके कुछ पॉलिटिकल आइडियाज। क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विराट कोहली जो है बहुत गरीबी से परेशान हो चुके हैं, एंड डेमोक्रेसी से लोग अच्छा फील नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट वाली जो बुक थी, उसका सब टाइटल था क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। तो क्राइसिस क्यों आए हैं, गवर्नेंस में क्राइसिस क्यों आए हैं, वो ये बताते हैं। तो बोलते हैं कि क्राइसिस इसलिए नहीं आए कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया है, इसलिए हमें लग रहा है कि क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी है, ये रीजन नहीं है। दूसरा, लोग जो यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि क्राइसिस इसलिए आए हों कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है, ठीक है, वो पॉलिटिकल विल ऑफ एलिट्स में अपना जो फेथ है वो खो चुके हैं। ठीक है,
उनको विश्वास ही नहीं रहा, सरकार में विश्वास नहीं रहा, जो पॉलिटिकल एलिट्स है, ठीक है, जो सरकार चला रहे हैं, डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, या तो लोगों को विश्वास नहीं रहा, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा भी नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब हो गया हो, या फिर क्राइसिस इसकी वजह से आया हो कि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया हो, या फिर कम्युनलिज्म और कास्टिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। रैम्पेंट मतलब होता है वाइड स्प्रेड, ठीक है, कि जब कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए, नुकसानदायक हो जाए। तो कम्युनलिज्म और कास्टिज्म की वजह से भी क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी नहीं आए। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर क्राइसिस आए? कम्युनलिज्म का मतलब आपको पता है कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जो हम सोसाइटी का डिवीजन है, स्टेट का डिवीजन, जो लोग जो है एथनिसिटी, रिलीजन के नाम पे प्रोटेस्ट वगैरह करने लग जाते हैं अपनी वैल्यूज वगैरह के नाम पे, जब डिवीजन हो जाता है सोसाइटी में, दंगे वगैरह होने लग जाते हैं, तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। ये भी मैंने आपको समझा दिया, प्लस जब हमने सीपी भामरी पढ़ा था उनके भी कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था। और पॉलिटिकल प्रोसेस पे सारे थिंकर्स की एक बार सीरीज देख लेना। देन इट इज द ब्रेक डाउन। अब ये यहाँ इस सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कि क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी हुए क्यों, जब ये भी रीजन नहीं है, मेजोरिटी ऑफ पीपल का भी रीजन नहीं है, ना कास्टिज्म रीजन है, ना कम्युनलिज्म रीजन है, तो रीजन है क्या? रीजन ये है क्राइसिस का ब्रेकडाउन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम का ब्रेकडाउन होना, एंड इनएबिलिटी टू एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी टू टेक इट्स प्लेस। और कांग्रेस का कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, कांग्रेस का तो डोमिनेंस खत्म हो गया, अब उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई इतनी तगड़ी पार्टी नहीं है कि उसको कोई टक्कर दे पाए। तो जब ये कांग्रेस सिस्टम खत्म हुआ और दूसरी कोई पार्टी थी भी नहीं उसके रिप्लेसमेंट में, तब हमें क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी देखने को मिले। तो ऐसा वो उस टाइम पीरियड का बता रहे हैं जब कांग्रेस सिस्टम का वन पार्टी डोमिनेंस खत्म हो चुका था और कांग्रेस हार चुकी थी पहली बार इतने सालों में, ठीक है। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज नॉट कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। और ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ कि कांग्रेस सिस्टम का ब्रेकडाउन हुआ क्यों, तो इसलिए नहीं हुआ कि लीडरशिप की कमी थी, या फिर इसलिए हुआ बिकॉज बट इट टेक्स प्लेस व्हेन लीडर्स हैव लॉस्ट देयर लेजिटिमेसी। क्योंकि लीडरशिप की कमी नहीं थी, लेकिन जो लीडर्स थे ना, वो अपनी लेजिटिमेसी खो चुके थे, ठीक है। बिकॉज क्यों खो चुके थे अपनी लेजिटिमेसी, क्यों लीगैलिटी खो चुके थे? बिकॉज दे कुड नॉट स्टैंड ऑन देयर कमिटमेंट्स। क्योंकि वो जो लीडर्स थे वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाए। और गवर्नमेंट जब अपनी लेजिटिमेसी खो देती है तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, उसका कांग्रेस सिस्टम का क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है और क्राइसिस आ जाते हैं। देन वेदर इट इज वीपी सिंह, या फिर एग्जाम्पल भी देते हैं कौन कौन से लीडर्स थे, चाहे फिर वो वीपी सिंह की सरकार हो, फिर चाहे वो चंद्रशेखर की सरकार हो, फिर चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो, इन सभी ने अपनी लेजिटिमेसी खो दी थी एज पीपल फाउंड देम इनकैपेबल टू डिलीवर गुड्स, ठीक है। लेकिन ये जो अपना कर्तव्य था सही से नहीं निभा पाए, गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को जो प्रोवाइड करानी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए। अब जानते हैं उनके कुछ और पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में। स्टेट एंड डेवलपमेंट कीवर्ड याद रखना। तो इनकी एक बुक थी स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले याद कराई। तो 2004 में ये पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हिस्टोरिकल स्टडी की थी और कंपैरेटिव स्टडी, कि अभी तक कैसे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, कहाँ पे हुई ये डेवलपमेंट, एफ्रो एशियन स्टेट्स में। तो 4 ऐसे एफ्रो एशियन स्टेट्स थे जहाँ पे उन्होंने ये कंपैरेटिव स्टडी की थी। और मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था अबाउट सेक्शन में कि वो जो विराट कोहली है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वाला जो वर्ड है किससे याद रखना है आपको, विराट कोहली से। देन एफ्रो-एशियन स्टेट कौन कौन से है, ये 4 कभी पूछे जा सकते हैं पेपर में कि उन्होंने कौन से स्टेट्स की स्टडी की थी। तो ये है साउथ कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया एंड इंडिया। जैसे कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है एल्मेंड एंड वर्बा ने कौन सी कंट्रीज की स्टडी की थी, तो इस बार इससे भी आ सकता है। तो साउथ कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया एंड इंडिया, ठीक है। ये चारों एफ्रो एशियन स्टेट है। इंडिया तो अपना है ही, और अतुल कोहली और विराट कोहली इंडिया के है तो उसकी तो स्टडी करेंगे। बाकी आपको 3 स्टेट और याद रखने हैं। ब्राजील भी गए वो घूमने, विराट कोहली नाइजीरिया भी गए, और विराट कोहली साउथ कोरिया भी गए, कोरिया भी घूमने गए, बस ऐसे याद रख लो। देन सेकंड पॉइंट, ऑल्दो ये बुक मार्केट लेड डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं लिखी गई थी, लेकिन जब ये बुक सामने आई ना और इसके आइडियाज देखने को मिले, तो इसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मार्केट लेड डेवलपमेंट आइडियोलॉजी थी उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, वो डिस्टर्ब हो गई मार्केट, पूरा मार्केट स्ट्रैटेजी डिस्टर्ब हुई इस बुक की फाइंडिंग्स की वजह से, एक्सप्लेनेशन की वजह से। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, अतुल कोहली का ये काम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। सब इसके बारे में उन्होंने और आगे क्या क्या बात करी वो जानते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड डेवलपमेंट का आइडिया अतुल कोहली का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला उन्होंने क्या चीज बोली इसके अलावा, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अब दो कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज में या डेवलपिंग सोसाइटी में। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आना है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आनी है तो 2 चीजें हमें क्या चाहिए होंगी। तो पहली, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, मतलब कि ब्यूरोक्रेटिक और पुलिस और मिलिट्री,
ठीक है, ये 3 चीजें हमें चाहिए होंगी, पुलिस, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और ये तीनों क्या होंगी, लॉ इन्फोर्सिंग मशीनरी होंगी। ठीक है, तो मिलिट्री स्ट्रक्चर होना चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरा, स्टेट सोसाइटी रिलेशन। तो हमें दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट और सोसाइटी का आपस में क्या रिलेशन है। इसका मतलब ये इन टर्म्स ऑफ रूलिंग क्लास रिलेशन विद द प्रोडक्शन क्लास। तो आप स्टेट सोसाइटी का रिलेशन समझ गए कि मतलब स्टेट मतलब हो गया रूलिंग क्लास जो कि सरकार है, और सोसाइटी मतलब कौन, जो उस सोसाइटी को चला रही है, हमारी प्रोडक्शन क्लास। प्रोडक्शन क्लास में कौन आते हैं, ओनर्स और वर्कर्स। ठीक है, जो सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हैव हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंसेस एंड एज सच कैन नॉट बी क्रिएटेड ओवरनाइट। तो इसको रातों रात तो बनाना ऐसा सिस्टम इम्पॉसिबल है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इंडस्ट्री सेटअप करने का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मॉडर्न होने का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का, एक डेवलपिंग सोसाइटी में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। देन बात करते हैं आगे। अब वो बात करते हैं इसी बुक में, स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट में ही, कि ऐसा क्यों है कि कुछ स्टेट जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में और कुछ स्टेट्स कम सक्सेसफुल हो जाती हैं। ठीक है, स्टेट यानी कि यहाँ पे हमारे डेवलपिंग सोसाइटी है, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ऐसे क्यों है कि किसी को ज्यादा सक्सेस मिल जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो जाता है, और किसी में कम सक्सेसफुल होता है। तो उसके भी वो कारण बताते हैं कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न्स बताते हैं इन द ग्लोबल पेरीफेरी। तब आपको याद होगा ग्लोबल पेरीफेरी के नाम से इनकी एक बुक भी थी, तो वो भी याद रखना, जो मैंने आपको लास्ट में बताई थी। तो 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न्स बताए, क्या क्या डेवलपमेंट पैटर्न्स है। पहला पहला वो एग्जांपल देते हैं साउथ कोरिया का। मैंने आपको बताया ना कि 4 एशिया अफ्रीकन नेशन थे, जिसमें से एक साउथ अफ्रीका भी था, नाइजीरिया भी था, इंडिया भी था और ब्राजील भी था। तो वही चार, उन्हीं का एग्जाम्पल का यूज करके वो इस चीज को भी समझाते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी कंट्रीज में ज्यादा है, किसी में कम है। तो सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देते हैं, सॉरी। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है साउथ कोरिया। इसमें ये बताते हैं कि स्टेट्स इकोनॉमिक रोल हैज कम टू बी एसोसिएटेड विद बोथ रैपिड इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनहैंस्ड इक्विटी। ठीक है, तो साउथ कोरिया में क्या हुआ था, जो स्टेट का इकोनॉमिक रोल था वो उसमें क्या हुआ था, रैपिडली मतलब एकदम बहुत तेजी से हमें इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था। और वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इक्विटी। ठीक है, वहां पे लोगों ने इक्विटी अपना के रखी थी। सो एक वर्ड आपने सुना होगा इक्वालिटी, इसका मतलब होता है समानता। इक्विटी मतलब होता है समता, समता और समानता में डिफरेंस है। समता मतलब होता है फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी। फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन वाला सिस्टम, कि जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा हमें देने की जरूरत नहीं है, जो गरीब है उसको ज्यादा देने की जरूरत है, तो वो इक्विटी होता है। तो इक्विटी इनहांस की उन्होंने साउथ कोरिया में, तब जाके वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं वो नाइजीरिया का। नाइजीरिया का भी हमने अभी पढ़ा था, जो 4 अफ्रीकान नेशंस थे। तो नाइजीरिया में क्या हुआ, गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स हैव रॉब द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन सोसाइटीज। तो गवर्नमेंट और जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने अपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। वहां पे नाइजीरिया में कम सक्सेसफुल हुआ या इंडस्ट्रियलाइजेशन सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां के खुद की सरकार और खुद के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है, सिविल सिविल सर्वेंट्स थे, उन्होंने ही क्या कर दिया, ये नौकरशाहों ने ही सोसाइटीज को बेड़ा गर्क कर दिया, मतलब कि करप्शन फैला दिया। फेलिंग टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई। अब किसी सोसाइटी में करप्शन होगा, उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इनटू हैंड्स ऑफ अनप्रोडक्टिव एलिट्स। और जो वेल्थ थी, ठीक है, वो किसके हाथ में चली गई, अनप्रोडक्टिव एलिट्स के हाथ में चली गई। फिर दूसरा, वो तीसरा एग्जाम्पल देते हैं ब्राजील और इंडिया का। ठीक है, तो अब मैंने आपको 4 स्टेट बताई, तो तीसरी कौन सी हुई, ब्राजील और इंडिया का एक साथ एग्जांपल देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं स्टेट इंटरवेंशन इज एसोसिएटेड विद मिक्स्ड आउटकम्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टेट ने इंटरफेयर तो किया, पर वहां पे मिक्स्ड आउटकम्स थे। मिक्स्ड आउटकम्स कैसे, 2 चीजें थी, पहला पैटर्न्स ऑफ स्टेट कंस्ट्रक्शन और दूसरा पैटर्न्स ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। एक्सप्लेन द वेरिएशन। अब ये बोलते हैं कि 2 पैटर्न्स देखने को मिले हमें ब्राजील और इंडिया जैसी कंट्री में। एक पैटर्न था कि स्टेट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, दूसरा पैटर्न था कि स्टेट जो है सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कैसे क्या क्या चीजें कर रहा है, स्टेट कैसे इंटरफेयर कर रहा है। तो इसके लिए वो 2 पैटर्न समझाते हैं। तो पैटर्न ऑफ स्टेट कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर स्टेट डज पोजेस। तो स्टेट कंस्ट्रक्शन आप समझ गए कि किस तरीके का ब्यूरोक्रेसी वहां पे होगी, किस तरीके का मिलिट्री स्ट्रक्चर होगा उस स्टेट में। तो ये होता है स्टेट कंस्ट्रक्शन का पैटर्न। दूसरा पैटर्न है पैटर्न ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। तो स्टेट इंटरवेंशन में वो 2 चीजें बताते हैं, पहला पॉलिसी चॉइसेस ऑफ पावर एलिट और स्टेट।
ठीक है। तो स्टेट की क्या पॉलिसी चॉइसेस है, जो पावर एलिट है स्टेट्स के अंदर, वो कैसी पॉलिसी चूज करते हैं, तो ये होता है स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि कौन सी वेलफेयर पॉलिसी स्टेट अपनाती है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी लेकर आती है, एलपीजी लेकर आती है या क्लोज इकोनॉमी रखती है, तो ये सारी चॉइसेस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, रिलेशन ऑफ स्टेट विद द कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास, प्लस जो मैंने आपको पीछे पीछे दो चीजें बताई थी, उसमें से जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया स्टेट और सोसाइटी का रिलेशन। तो ये जो मैंने पिछले दो पॉइंट बताए ना, वही दो पॉइंट्स वो इसी में आगे ब्राजील और इंडिया के एग्जाम्पल में वो समझा रहे हैं कि स्टेट का कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के साथ क्या रिलेशन है। स्टेट के अंदर कौन कौन आता है, पावर एलिट आते हैं जो कि सत्ता में है, और रूलिंग क्लास, ठीक है, तो ये एक ही बात है। तो ये आपको समझ आ गया, ये तीन पॉइंट्स थे, और ये उन्होंने बताया था कि क्यों किसी में ज्यादा सक्सेसफुल होती है और क्यों किसी में कम। तो साउथ कोरिया में सक्सेसफुल रही, नाइजीरिया में सक्सेसफुल रही नहीं रही, और ब्राजील और इंडिया में मतलब ठीक ठीक रही, ठीक है, ना ज्यादा सक्सेसफुल ना ज्यादा कम सक्सेसफुल। लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, इन पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। ब्राजील और इंडिया के केस में इन दो पैटर्न्स पे ये चीज डिपेंड करती है, क्योंकि उसमें मिक्स्ड आउटकम्स देखने को मिले, है ना, इसलिए मिक्स्ड मतलब ना ज्यादा सक्सेसफुल ना कम सक्सेसफुल। अब ऐसा मान लो कि विराट कोहली जो है अफ्रो एशियन कंट्रीज गए हैं, और अफ्रो एशियन कंट्रीज में वो जाके बोलते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो थी ना अफ्रो एशियन कंट्रीज की, वो अलग अलग थी, हर कंट्री की अलग स्ट्रगल थी, हर कंट्री में पोस्ट कॉलोनियल मतलब जब हम इंडिपेंडेंस मिल गई, इंडिपेंडेंस के बाद का जो पीरियड होता है उसे हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बोलते हैं। तो हर कंट्री का जो प्रोसेस था कॉलोनियलिज्म का वो अलग था, नेशनल मूवमेंट के अलग था, कोर्सिव पावर ऑफ स्टेट अलग थी, सिविल एंड मिलिट्री पावर अलग थी। इसलिए जस्ट बिकॉज ये सारे इनका प्रोसेस ही अलग था, इसलिए हर कंट्री का पोस्ट कॉलोनियल स्टेट भी अलग अलग था। अब वो समझाते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब कैसे अलग था, तो डेवलपमेंट के टाइप्स वो बताते हैं इसी को समझाने के लिए कि डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं स्टेट कंस्ट्रक्शन के और स्टेट इंटरवेंशन के। ठीक है, स्टेट कंस्ट्रक्शन और स्टेट इंटरवेंशन मैंने आपको समझा दिया। स्टेट कंस्ट्रक्शन में हमारी मिलिट्री और पुलिस वगैरह या ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे, और स्टेट इंटरवेंशन कैसे होगा, या तो स्टेट का जो भी आपको मैंने दो पॉइंट समझाए थे पैटर्न, कि जो स्टेट है उसका कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, तो इसी को वो तीन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से समझाते हैं, या स्टेट से। तो स्टेट्स में तीन तरीके की डेवलपमेंट होती है, क्या क्या डेवलपमेंट है वो, पहला कोहेसिव कैपिटलिस्ट स्टेट्स। तो पहली स्टेट कौन सी है, कोहेसिव कैपिटलिस्ट स्टेट होती है। कोहेसिव कैपिटलिस्ट स्टेट्स में क्या होता है, ये हाईली पेनिट्रेटिव होती है, इसमें फैसिलिटेट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए इनका झुकाव होता है, ठीक है, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को ये ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं, एंड हेल्प्स इन रिमूविंग डिमांड एंड सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। तो डिमांड और सप्लाई साइड पे जो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस आते हैं उसको वो हटाने की कोशिश करती हैं। दूसरी स्टेट होती है न्यू पैट्रिमोनियल स्टेट्स। अब ये पेपर में आ चुका है पीवाईक्यू में बहुत पहले कि कौन कौन सी स्टेट्स की बात अतुल कोहली ने की थी, तो आपको याद रखना है कोई सी कैपिटलिस्ट स्टेट, क्योंकि कैपिटलिस्ट है तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर करेगी और हाईली पेनिट्रेटिव होगी। और न्यू पैट्रिमोनियल क्या होता है, न्यू पैट्रिमोनियल स्टेट्स वो स्टेट्स होती है जो कि इंटरफेयर करती है हेविली इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इंटरफेयर करती है विद डिजास्टरस रिजल्ट, ठीक है, उनका रिजल्ट एकदम बहकाने वाला, एकदम मतलब तोड़ फोड़ वाला रिजल्ट होता है। दिस स्टेट्स डाइवर्ट रिसोर्सेज एवरीवेयर बट टुवर्ड्स प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो ये जो स्टेट्स होती हैं वो अपने रिसोर्सेज को हर जगह डाइवर्ट नहीं करती, वो सिर्फ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करती हैं। एंटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टली, डायरेक्टली वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, एंड इनवाइटेड फॉरेन कैपिटल टू फिल द वैक्यूम। और अपने कंट्री में कोई भी किसी भी तरीके की कमी पूरी करने के लिए वो फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी इनवाइट करती है, मतलब ओपन पॉलिसी अपनाती है कि कोई भी बाहर से आके उनकी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सके, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो इनवाइट करते हैं, वो होते हैं न्यू पैट्रिमोनियल स्टेट्स। देन होते हैं फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट्स। तो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, कोई ज्यादा ऐसे बड़ा चढ़ा के इंग्लिश नहीं बता रही। तो फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट्स क्या होते हैं, जिसमें मिक्स्ड पॉलिटिकल गोल्स होते हैं, ठीक है। मिक्स मैंने आपको बताया था, ब्राजील और इंडिया में, साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा अच्छा था, नाइजीरिया में कम अच्छा था, मतलब अच्छा था ही नहीं, और मिक्स्ड था किसमें, ब्राजील और इंडिया में। तो मतलब वो ब्राजील और इंडिया का एग्जाम्पल आप फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट्स में डाल सकते हो, जो कि ना ही ज्यादा पेनिट्रेटिव होती है ना ही लेस पेनिट्रेटिव होती है, पर वो लेस इफेक्टिव होती है इन रिमूविंग डिमांड एंड साइड कंस्ट्रेंट्स, डिमांड साइड कंस्ट्रेंट सॉरी। तो इसमें सप्लाई नहीं है, जैसे इसमें तो डिमांड एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट्स को रिमूव कर देते थे, लेकिन ये सप्लाई साइड की बात नहीं कर रहे, ये डिमांड साइड की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, कि जो डिमांड साइड होती है, ठीक है, जब जो पब्लिक की डिमांड है उस उससे रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शन उन्हें फेस करने पड़ते हैं। जैसे अब अगर पब्लिक डिमांड कर रही है एक इंडिया में, मान लो कि हमें किसी चीज की कमी हो गई है, उस चीज की डिमांड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्याज की डिमांड हो रही है, तो अब सरकार उसकी इतनी डिमांड आ रही है पूरे देश से कि उसको वो हटा नहीं सकती, उनको ज्यादा सप्लाई करनी ही पड़ेगी।
तो यहाँ पे इस चीज में वो लेस इफेक्टिव होते हैं। दे आर ऑल्सो करेक्टराइज बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जहाँ पे फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट जो होते हैं उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है कम होती है, ये पॉलिटिकली अनस्टेबल होते हैं। देन इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज होती हैं, और प्लीफरिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर पर्सनल एंड सेक्शनल गोल्स, और पर्सनल गोल्स के लिए और सेक्शनल गोल्स के लिए वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। तो पिलफरिंग का मतलब होता है वैसे छोटी छोटी अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटीज में किसी चीज की चोरी करना, ठीक है, धीरे धीरे सामान उठाना, ऐसे नहीं कि एक ही बारी में बड़ा हाथ मार लिया, रोज थोड़ा थोड़ा चुराना। तो वैसा होता है पिलफरिंग का मतलब, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से घोटाला करते हैं, स्कैम करते हैं। अब अतुल कोहली दो कारण बताते हैं कि इंडिया में मॉडरेट इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडरेट डेवलपमेंट क्यों हुई, क्यों इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाई। तो पहला, बोलते हैं कि कोरिया और ब्राजील के कंपैरिजन में जो इंडिया है उसका बहुत लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है एंड डेवलपमेंट है एट द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल। जब हमारा कॉलोनियल रूल खत्म हुआ, जब हमें ब्रिटिशर से आजादी मिली, उस टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट कम था, जिसकी वजह से हम कोरिया और ब्राजील से पीछे छूट गए। सेकेंडली, द फीचर्स ऑफ फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट। अब इंडिया जो था फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट था, जो मैंने आपको बताया क्या होता है, इनहेरिटेड फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड। और ये जो फ्रेगमेंटेड इंडिया का जो फ्रेगमेंटेड नेचर था वो कॉलोनियल पीरियड के टाइम से ही था, मतलब कि जब हमें ब्रिटिशर्स का गुलाम थे, तो उसी टाइम से हमारा जो स्टेट था मल्टी क्लास स्टेट तो था, और लेकिन फ्रेगमेंटेड भी था, मतलब बटा हुआ था, लोग यूनाइटेड नहीं थे इतने तरीके से, ठीक है, करप्शन बहुत था, जिस और वर रिटेन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। और जो कॉलोनियल पीरियड में जो फ्रेगमेंटेड नेचर था वो बाद में चल के जब इंडिपेंडेंस हमें मिली तब भी वो जो नेचर था वो रिटेन रहा, मतलब वैसे का वैसा ही रहा, हम बदल नहीं पाए ज्यादा उस नेचर को। प्रूव टू बी इनइफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट डिलीवरी, जिसकी वजह से हम क्या हुए, इनइफेक्टिव साबित हुए, किस चीज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट में। क्योंकि और फिर इसके बाद कोहली फर्दर एक्सपीरियंस दैट इंडियन स्टेट ऑफन लैक द पॉलिटिकल कैपेसिटी। अब इंडियन जो स्टेट है उसमें पॉलिटिकल कैपेसिटी की कमी थी टू ट्रांसलेट इनॉमरस इकोनॉमिक एम्बिशंस इनटू आउटकम्स, ठीक है। वो हम इतने पॉलिटिकली कैपेबल ही नहीं थे कि हम अपनी इकोनॉमिक एम्बिशंस तो थे, हमारे आउटकम्स भी थे, हमारे पास इतने अच्छे दिमाग वाले लोग भी थे जो इन सब चीजों की बातें भी करते थे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करना पॉसिबल नहीं था, हम इनकैपेबल थे, ठीक है, गरीबी इतनी थी उस टाइम पे। देन सेंट्रल टू दिस इनकैपेसिटी इज दिस फ्रेगमेंटेड अथॉरिटी। और इवन अथॉरिटी जो थी, जो सरकार थी, वो खुद भी आपस में बटी हुई थी, कुछ ना कुछ क्लैशेस चलते रहते थे। कैरेक्टराइज बाय बोथ इंट्रा एलिट्स भी थे, इंट्रा एलिट मतलब होता है एलिट्स के अंदर एलिट्स, जो सब एलिट्स हो गए, और एक एलिट मास डिवीजन भी था। एक तरफ अमीर लोग थे जो डिसीजन मेकिंग पावर में थे, एक तरफ थी बहुत बड़ा वर्ग गरीबी का। तो एक एलिट मास डिवीजन था, ठीक है, वर्सेस में था। और एक में था कि एलिट्स में भी लोग आपस में बटे हुए थे, एलिट्स तो है लेकिन उसमें भी चीजें आपस में लोग बटे हुए हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी में है। तो ये वाली चीजें भी थी जिसकी वजह से जो इंडिया था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट इतनी आसानी से नहीं ला पाया। प्लस रूलिंग कोलिशंस भी थी, जो कि जिनको हम मल्टी क्लास बोलते हैं, ठीक है, गठबंधन की सरकारें भी बनाई जा रही थी और इसलिए हम मल्टी क्लास बोलते हैं। देन लीडर्स इन सच स्टेट केयर मोर अबाउट देयर लेजिटिमेसी। तो जो जो फ्रेगमेंटेड स्टेट्स होते हैं वहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो ज्यादातर अपनी लेजिटिमेसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि हमारी पावर जो है लेजिटिमेट पावर है, और वो ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं जो कि किस पे बेस्ड होती हैं, जो कि बेस्ड होती है पॉलिटिकल पोजीशन पे, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल पोजीशन और ज्यादा कंसोलिडेट हो, स्ट्रेंथन हो, ठीक है। बस उनको ये चाहिए होता है कि हमारा जो पॉलिटिकल पावर है बढ़ता जाए और स्ट्रांग होते जाए हम। उसको इनसे मतलब नहीं होता कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ग्रोथ करना है, नहीं, उनको बस अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने से मतलब होता है। सो यहाँ तक तो कोई हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात। अब बात करते हैं अतुल कोहली के डेमोक्रेसी के व्यूज। तो मैंने आपको बताया जो विराट कोहली है वो हमारी डेमोक्रेसी को लेकर बहुत चिंतित है, तो वो क्या क्या चीजें बोलते हैं। तो मैंने आपको उनकी बुक भी बताया था कि सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। तो सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी में अतुल कोहली ये बताते हैं कि इंडिया अपने आप को सक्सेसफुल डेमोक्रेसी मानता है, और जितनी भी प्रिवेलिंग थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रिवेलिंग मतलब जो एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, जिनका दबदबा है, ऐसा होता है ना कि कोई थ्योरीज डोमिनेंट होती हैं, तो यहाँ पे आप डोमिनेंट थ्योरी जो है डेमोक्रेसी की, उनको वो नकारती है, कौन, इंडिया। और इंडिया अपने आप को सक्सेसफुल डेमोक्रेसी मानती है। तो पहले पता करते हैं प्रिवेलिंग थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी होती क्या है या वो क्या कहती है। तो ये डेमोक्रेसी की ये थ्योरीज वो मानती हैं कि डेमोक्रेसी के लिए अगर आप किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हो तो कुछ प्री कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं, कि अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल कर ली तो आप डेमोक्रेटिक हो जाओगे, ठीक है। जैसे आप कोई जॉब लेने चाहते हो तो आपको कोई कंडीशंस दी जाती है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वैसा मान के चलो। तो डेमोक्रेसी के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, तो पहला वो बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी,
आपकी अगर इकोनॉमिक डेवलप्ड है तो आप डेमोक्रेसी बन सकते हो। पॉलिटिकली वाइब्रेंट मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास आपकी क्या होनी चाहिए, जो आपके सिटीजन है स्पेशली मिडिल क्लास मेजोरिटी में है, तो वो आपकी वाइब्रेंट, वाइब्रेंट इन द सेंस वो अवेयर होनी चाहिए, ठीक है, एक अवेयर सिटीजन हो, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, वैसा। होमोजीनियस सोसाइटी होनी चाहिए, आप इंडिया तो हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, होमोजीनियस होनी चाहिए। देन सिविक कल्चर होना चाहिए। अगर आप ये 4 कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप डेमोक्रेसी हो, ठीक है। लेकिन इंडिया इस सारी चीजों को नकारता है, वो कहता है नहीं, हम फिर भी डेमोक्रेसी है और हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, इन ये चीजें नहीं है फिर भी हम सक्सेसफुल है। कैसे? प्री कंडीशंस वर नॉट एग्जिस्टेड, क्योंकि इनमें से एक कंडीशन थी नहीं, तो रेदर इंडिया हैड लो इनकम इकोनॉमी। तो अब इसके उल्टा है, इंडिया में तो लो इनकम इकोनॉमी है, ठीक है, मास लेवल पे पॉवर्टी है, वाइब्रेंट सिटीजन तो है ही नहीं, एंड इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ में, इलिटरेसी है, गरीबी है, अनपढ़ लोग हैं, इन एग्लिटेरियन सोसाइटी है, सोसाइटी में भी समानता नहीं है, कास्ट के नाम पे डिवीजन हो रखे हैं, होमोजीनियस सोसाइटी भी नहीं है, क्लास प्लुरलिटी है, पुअर सिविक कल्चर है, और प्राइम मॉडल लॉयलिटीज हैं जो कि पब्लिक बिहेवियर को गाइड करती हैं। सो प्राइमोडियल लॉयलिटीज मतलब कि जो भी शुरुआती लॉयलिटीज है, शुरुआती मतलब कोई चीज अभी शुरू हो रही है तो पब्लिक बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है प्राइम मॉडल लॉयलिटीज पे, मतलब अभी भी लोग लॉयल होना शुरू हुए हैं, ठीक है, अभी ओरिजिन हुआ है उसका, या अर्ली फेज में है लॉयलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, अतुल कोहली जो है बहुत मतलब एकदम, जो हमारे विराट कोहली है बहुत बड़े देशभक्त है, वो कहते हैं कि इतनी सब चीजों होने के बावजूद, इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बावजूद हमारी इंडिया ने प्रूव कर दिखाया कि इंडिया भी डेमोक्रेटिक हो सकता है। कैसे? तो उसने उन्होंने जस्टिफाई किया अपने आप को, कैसे? बाय रेफरिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी का वो एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स की वजह से सक्सेसफुल हो पाया, ठीक है, फॉर एंड मेनली इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर। तो हम किस किस चीजों में सक्सेसफुल हुए कि हम डेमोक्रेसी बन पाए? एक तो हमारा पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, हमने फेडरलिज्म अपनाया, डिसेंट्रलाइजेशन अपनाया, बाय इंश्योरिंग अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का जो बैलेंस है वो बना के रखा, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो पाए। अब फर्स्ट फेज, तो ये 3 फेजेस बताते हैं डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन इन इंडिया इन 3 फेजेस। तो जो इंडिया में डेमोक्रेसी आई थी वो 3 चरणों में आई थी। कैसे? पहला चरण जो था वो था जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए उसकी फाउंडेशन रखी, उसकी नींव रखी। कैसे रखी? नेहरूज ओन इनएक्सोरेबल कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। नेहरू जो थे बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होकर कमिटेड थे। किस चीज को लेकर कमिटेड थे? अपने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को लेकर, कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है और इंडिया में डेमोक्रेसी लेकर आनी है, जिसमें वो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन की भी बात करते हैं। देन अ वेल फंक्शनिंग सिविल सर्विस कमिटेड टू इफेक्टिव गवर्नमेंट, और हमें एक ऐसी सिविल सर्विसेज की शुरुआत करनी है जो सरकार के प्रति बहुत ज्यादा कमिटेड रहे, ठीक है, सरकार के लिए काम करे। सी अ पॉपुलर रूलिंग पार्टी, एक ऐसी रूलिंग पार्टी हो जाए जो कि उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी नेहरू के टाइम पे, प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो हमारा फर्स्ट फेज जो था जिससे हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, सिविल सर्विसेज को स्ट्रांग बनाया, नेहरू के खुद के कमिटमेंट थे प्रिंसिपल अपने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को लेकर, और पॉपुलर पार्टी थी और उसकी जो कि कांग्रेस थी, कांग्रेस का कोई उस टाइम ऑल्टरनेटिव था नहीं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी हुई थी। अब उस टाइम पे इतनी सारी पार्टीज आती ना और सारी आपस में लड़ रही होती कि हमें सत्ता चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती और डेमोक्रेसी हम कभी ला ही नहीं पाते। लेकिन क्योंकि एक पॉपुलर रूलिंग पार्टी थी उस टाइम पे, लोगों का मत था उसके लिए, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। देन द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस पार्टी विच कैपिटलाइजेस ऑन द सक्सेस ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी का जो पॉलिटिक्स था उसमें क्या हुआ कि नेशनल मूवमेंट जो था बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ इसके नेतृत्व के अंदर। अकोमोडेटेड राइवल पॉलिटिकल एलिट्स, इवन उन्होंने जो राइवल्स थे, जो और पॉलिटिकल पार्टीज उनके खिलाफ जा रही थी या एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहती थी, उनको भी उन्होंने नेगोशिएट किया, उनको भी उन्होंने मनाया कि देखो अभी इंडिपेंडेंस मिली है, अभी हम बाद में इलेक्शन और अच्छे से कराएंगे, अभी हमको सबको साथ मिलकर लाने की जरूरत है। तो उन्होंने सारे पार्टीज के रूल्स को, उनके पॉलिटिकल एलिट्स जो राइवल में थे, अगेंस्ट में थे, उनको भी उन्होंने मनाने की कोशिश की नेहरू के टाइम पीरियड पे। और हैड बैकिंग ऑफ लैंड ओनिंग अपर कास्ट, इवन जो लैंड ओनिंग अपर कास्ट थे, जो लैंड ओनर्स थे अपर कास्ट में, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, विच फॉर एक्सचेंजिंग स्टेट पेट्रोनेज फॉर इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन। और जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, वो स्टेट को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि जो अपर कास्ट थी, लैंड ओनर की क्लास थी, वो स्टेट को किसी ना किसी फायदे के लिए सपोर्ट करेगी, तो वो इसलिए सपोर्ट कर रही थी ताकि वो इलेक्टोरल उनको मोबिलाइजेशन का फायदा हो, ठीक है।
तो अगर ये मतलब इसका कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी तो हमारे फायदे के लिए काम करेगी, क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। ये तीन पहला फेज हो गया जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो थी स्ट्रांग हुई। अब बात करते हैं आगे दो और फेजेस की। अब बात करते हैं सेकंड फेज की, जो कि था इंदिरा गांधी का फेज। इंदिरा गांधी के फेज के टाइम पे हमें दो चीजें देखने को मिली, एक पॉजिटिव और एक दो दूसरी नेगेटिव, जैसा विराट कोहली ने या अतुल कोहली ने बोला था। नेगेटिव क्या क्या हुआ? पहला, कांग्रेस होल्ड्स ऑन पावर चैलेंज बाय न्यूमरियस न्यू एलीट एंट्रिंग पॉलिटिकल एरिना। तो जो कांग्रेस की पावर को एक चैलेंज देखने को मिला, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे और भी नई नई छोटी छोटी पार्टीज बनना शुरू हो गई थी। दूसरा, पॉलिटाइज सोसाइटी क्रिएटिंग डिमांड ओवरलोड ऑन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। और क्योंकि सोसाइटी में पॉलिटाइजेशन इतना बढ़ गया था जिसकी वजह से जो हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन थे उस पर ओवरलोड हो गया था। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कम थी। चौथा, स्प्रेड ऑफ कॉमर्स एंड डेमोक्रेसी ब्रेकिंग डाउन पैट्रन क्लाइंट रिलेशंस। तो पैट्रन और क्लाइंट का जो रिलेशन था वो भी खराब होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डेमोक्रेसी कॉमर्स का रोल बढ़ रहा था और डेमोक्रेसी जो थी वो ब्रेक डाउन होती जा रही थी। Then weakening of Congress party by converting it as much more populist and personalistic organ। तो कांग्रेस पार्टी जो थी धीरे धीरे वीक होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट हो रही थी इसमें पॉपुलिस्ट और पर्सनालिस्टिक में। मतलब कि वो लोगों के मतलब वो पॉपुलैरिटी के बारे में ज्यादा सोच रही थी और पर्सनल लेवल पे ज्यादा काम कर रही थी, ना कि लोगों के हित के लिए। ठीक है। और लास्ट, क्योंकि आपने वो वाला इमरजेंसी वाला पीरियड देखा, तो इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए कितने सारे अमेंडमेंट किए, तो वो पर्सनलिस्टिक हो गए थे। मतलब अपने पर्सनल लेवल के लिए ज्यादा काम कर रही थी, ना कि पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रही थी उस और बाकी जगह के लिए नहीं। पॉलिटाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, द वेल टेस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए तो सिविल सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है और उनको थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी देने की भी जरूरत होती है, लेकिन सिविल सर्विसेज का भी पॉलिटाइजेशन उस टाइम पे हो गया था। अब नेगेटिव फेज तो देख, नेगेटिव इंक्लिनेशंस हमने देखी। सेकंड फेज में कुछ पॉजिटिव इंक्लिनेशंस भी थी। क्या क्या पॉजिटिव बातें हुई उस टाइम पे? तो इलेक्शंस जो थे रेगुलरली होते थे, ठीक है, एंड इलेक्टोरल बैलेट्स के थ्रू होते थे। दूसरा, लोगों का विश्वास था लिबरल डेमोक्रेसी में, लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स में। ठीक है, हु वर अनश्योर टुवर्ड्स डेमोक्रेसी अर्सवाइल। जो इससे पहले लोग डेमोक्रेसी में नहीं मानते थे वो भी डेमोक्रेसी में अब मानने लगे थे। तीसरा, पॉलिटाइजेशन ऑफ पॉवर्टी leading to great inclusion of marginalized section of Indian society in democratic process। मतलब कि जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो उनके पास इतना पैसा नहीं था, अब वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने लगे। मार्जिनलाइज सेक्शन को भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का और ज्यादा मौका मिला, तो इंक्लूजन भी हुआ। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। तो थर्ड फेज शुरू होता है 1990 में, और ये जो फेज होता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फेज होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि उसके बाद 1990s के पीरियड में, स्पेशली 91 से लेकर 99 तक का जो पीरियड था, उसमें 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, सिर्फ 7 साल के अंदर 4 बड़े इलेक्शन होना। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दिखाता है। वेयरएज जहाँ पे 9 प्रीवियस पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे 4 डिकेड्स, मतलब 40 साल में कितनी बार इलेक्शन हुए थे? सिर्फ 9 बार। और यहाँ पे सिर्फ 7 साल के अंदर अंदर 4 बार इलेक्शन हो चुके थे। तो ये बताते हैं कि दिस फेज हैज बीन रिमार्केबल फॉर कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस फेज में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया। पहला, यहाँ पे सिंगल पार्टी जो रूल था वो खत्म हुआ। अभी इतने साल से कांग्रेस रूल करती आ रही थी, उसकी हेजेमनी खत्म हुई। स्पेशली फैमिली रूल जो चलता आ रहा था कि जो नेहरू का था, अभी नेहरू के मतलब नेहरू का ही लीनेज चलता आ रहा था एक तरीके से, और पूरा कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स आ रहे थे सत्ता में। फिर मॉडरेशन ऑफ बीजेपी रूलिंग स्ट्रेटजी, और इसी टाइम पे हमने बीजेपी की पार्टी का भी आगमन देखा। देन रूलिंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजिंग फोर्सेस। तो उस टाइम पे क्या हुआ? धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन फोर्सेस तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, डिसेंट्रलाइजेशन फोर्सेस भी आने लगी, स्टेट लेवल पे भी पार्टियां बनने लगी अलग अलग, और हमें ये सब चीजें देखने को मिली। अब जैसे कि सेकंड फेज में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे, वैसे थर्ड फेज में भी नेगेटिव इम्पैक्ट थे। तो थर्ड फेज में क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे? तो फर्स्ट, proliferation of family rules at the state level। तो स्टेट लेवल पे भी अब फैमिली वाला स्ट्रक्चर चलने लग गया था। तो पहले तो सेंट्रल लेवल पे तो होता ही था, ठीक है, कि पहले पूरे नेहरू फैमिली ही, गांधी फैमिली ही रूल करती हुई आ रही है। अब स्टेट लेवल पे भी जो पार्टीज वगैरह आ रही थी, अब उन पे भी ये स्ट्रक्चर देखने को मिला था। देन इंडिविजुअल एंड फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब यहाँ पे हमें इंडिविजुअल और फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिली। देन पॉलिटिकल एसिडेंसी ऑफ द राइटिस्ट फोर्सेस एंड देयर हिडन एजेंडा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी था कि जो राइटिस्ट फोर्सेस इमर्ज हुई थी, एक लेफ्ट थे, एक तरफ राइटिस्ट थे, जैसे बीजेपी वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे राइटिस्ट फोर्सेस इमर्ज हुई और उनका एजेंडा हिडन एजेंडा था, उनका कोई आइडियोलॉजी उस टाइम पे इतनी
क्लियर नहीं थी थर्ड प्लेस में। देन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिला। फिफ्थ, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया इसी फेज में आते आते। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। अब समझते हैं उनका पॉलिटिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया, जिसमें उन्होंने पॉवर्टी का आइडिया बताया था, गरीबी का आइडिया बताया था। तो कोहली फोकसेस मेनली ऑन द स्टेट्स कैपेसिटी टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, कि जो स्टेट का क्या रोल होता है किसी भी कंट्री में गरीबी को कम करने के लिए या इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए, स्टेट का क्या रोल होता है, व्हाइल पेइंग सम अटेंशन टू हाउ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। प्लस वो ये भी समझाते हैं कि कैसे इनइक्वालिटी और पॉवर्टी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। For him, poverty and inequality are of course distinguishable. तो बोलते हैं कि poverty अलग है, गरीबी अलग है और inequality अलग है, ये दोनों सेम concepts तो है नहीं। As in contemporary India, inequalities may be widening. inequalities तो बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग levels पे inequalities हो सकती है, लेकिन जो poverty है, जो गरीबी है, उसकी जो conditions है वो धीरे धीरे improve हो रही है। ठीक है, inequality तो हमें जेंडर में भी देखने को मिलती है, तो उसका कुछ गरीबी से लेना देना तो है नहीं, लेकिन पॉवर्टी की जो कंडीशन है वो इंडिया में धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, ऐसा है विराट कोहली कहते हैं। ठीक है, विराट कोहली क्योंकि अब गरीबी को हटाना चाहते थे, डेमोक्रेसी में डिससैटिस्फैक्शन को खत्म करना चाहते थे। देन फॉर हिम redistributive justice means the strategies of poverty elevation में focus on one or more of the following। तो पावर्टी को एलिवेट करने के लिए, पावर्टी को खत्म करने के लिए उनका कौन सा आइडिया हमें याद रखना है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया। तो कभी आपसे पूछा जाए कि अतुल कोहली ने या विराट कोहली ने कौन सा आइडिया फॉलो किया था, तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया फॉलो किया था। और क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई थी उसने रीडिस्ट्रीब्यूटिव आइडिया जस्टिस के लिए, पावर्टी को खत्म करने के लिए? पहला, हमें फोकस करना चाहिए एसेट के रीडिस्ट्रीब्यूशन पे। एसेट क्या होता है, जो ऐसी चीजें जो हमें पैसा आने वाले टाइम में कमाते थे, ठीक है, जिससे हमें आने वाले टाइम में फायदा हो, वो एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, कि मतलब कोई गरीब है तो उसको प्रॉपर्टी वगैरह या सेविंग मशीन दिला देना, जिससे मतलब उसका वो एसेट हो। अगर जैसे किसी को आप सेविंग मशीन गिफ्ट करते हो, किसी गरीब को मशीन दे देते हो, या कुछ कोई उसको ठेला वेला लगाने के लिए शॉप बना के दे देते हो, तो उसके लिए वो एसेट होगा, और प्लस वो उससे आगे जाके अपनी गरीबी को खत्म कर सकता है, उससे कमाई कर सकता है। तो एसेट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। वेलफेयर प्रोविजंस बनाने चाहिए सरकार को। ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करो ज्यादा से ज्यादा। और लास्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। अगर हम सेम पैटर्न को स्टेटस को अपना के रखेंगे, चेंजेस नहीं लाएंगे, तो गरीबी भी खत्म नहीं हो पाएगी। अब आगे इसी में वो समझाते हैं कि हम नेहरू के टाइम पीरियड में, जब नेहरू की पॉलिसीज चल रही थी, तो वो इंडिया की पॉवर्टी को खत्म करने में नाकामयाब रही, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे, एक सिंपल सा फैक्ट है कि उस टाइम पे जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी ना, ओवरऑल ग्रोथ, वो बहुत स्लोली हो रही थी, क्योंकि अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, तो चीजों को करना बहुत धीरे धीरे आराम से हो रही थी चीजें। और लेकिन जो पॉपुलेशन थी वो तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी तो उनकी डिमांड्स हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो गरीबी और तेजी से बढ़ रही थी। इसकी वजह से हम कभी भी उस टाइम पे गरीबी को कम नहीं कर पाए, मतलब ज्यादा फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट उन्होंने बोला, और ट्रेजिक रियलिटी ये थी उस टाइम पे कि जो हम पॉलिसीज बनाती तो थी सरकार, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पाती थी। चौथी चीज, नेहरू एम्फसाइज्ड ऑन हेवी इंडस्ट्री। तो नेहरू जी का हमेशा ज्यादातर फोकस हेवी इंडस्ट्रीज पे होता था, और एग्रीकल्चर को नेहरू जी ने निग्लेक्ट किया था। ठीक है, और सेट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस विद सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडियाज पुअर मेजॉरिटी। जो लोग मेजॉरिटी ऑफ जो सिटीजन इंडिया के, वो पुअर हो गए थे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था, हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम कोशिश कर रहे थे बढ़ने की, जो इसकी वजह से क्या हुआ, गरीबी को खत्म करना मुश्किल हो गया। सो अब इसके बाद वो बोलते हैं कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कोई सिस्टमैटिक पॉलिसी भी नहीं थी नेहरू के टाइम पे। ज्यादातर जो फोकस था या डिपेंडेंस था वो पीजेंट्री को रीएजुकेट करने पे किया गया था, कि पीजेंट्री को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू एजुकेशन दी जाए, और जो लैंड टेलर्स है, जो लैंड पे खेती बाड़ी करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसीज के थ्रू उनके इंसेंटिव्स को, उनकी वेजेस को अल्टर किया जाए, या बढ़ाया जाए या कम किया जाए, जैसा भी। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी। लास्ट नॉट द लीस्ट, ये कंक्लूजन है आज के लेक्चर का, जो कोहली की फेमस स्टेटमेंट है। कोहली बोलते हैं कि ओवर टाइम क्या हुआ, अभी इसका कॉन्टेक्स्ट ऊपर वाले से नेहरू पीरियड के टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग से स्टेटमेंट है कि स्टेट इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ रिलक्टेंट प्रो कैपिटलिस्ट स्टेट विद अ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। शुरुआती दिनों में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो जो इंडिया था वो प्रो कैपिटलिस्ट था, पर वो रिलक्टेंट था, मतलब अनविलिंग। ठीक है, ना चाहते हुए भी इंडिया को प्रो कैपिटलिस्ट स्टेट अपनाना पड़ा, लेकिन उस टाइम पे भी हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी।
धीरे धीरे हमने डेवलपमेंट किया। अब जो वो अनविलिंगनेस थी वो खत्म हो गई, हमने खुशी खुशी प्रो कैपिटलिस्ट स्टेट को अपनाया बाद में, ठीक है, विद अ न्यू लिबरल आइडियोलॉजी। ठीक है, तो पहले सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी और धीरे धीरे समय के साथ न्यू लिबरल आइडियोलॉजी। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है, प्रो वाला। जो हमारे क्रिकेटर है ना विराट कोहली, वो प्रो है, क्रिकेट में बहुत प्रो प्लेयर है, तो प्रो बिजनेस, प्रो कैपिटलिस्ट स्टेट, ये आपको अतुल कोहली से याद रखनी है। So thank you so much for watching. Do subscribe IS Marathon, जहाँ पे मैंने आपको सारी की सारी पॉलिटिकल प्रोसेस की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको मैंने सारा समझा दिया है। प्लस ये मेरा खुद का चैनल है learningmantra.tv, ठीक है, जहाँ और यहाँ पे आपको बाकी जो जितने भी प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटिकल प्रोसेस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आईपीटी मैंने अभी हाल ही में कवर कराया विद ट्रिक्स एंड स्टोरीज, तो वो जरूर से देखना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी बहुत सारे थिंकर्स ट्रिक्स से कवर कराए हैं। तो ये है हमारा लास्ट लेक्चर पॉलिटिकल प्रोसेस के फेमस कमेंटेटर्स का। तो हमने सारे फेमस कमेंटेटर्स खत्म कर लिए जो भी हमारे सिलेबस में थे। और पॉलिटिकल प्रोसेस में जो कुछ मूवमेंट्स रह गए हैं, दलित मूवमेंट हो गया, वुमेन्स मूवमेंट हो गए, जो क्रोनोलॉजी में ऐसी कुछ डेट्स वगैरह आ जाती हैं, तो वो हम फिर कभी एक इसके लिए अलग से लेक्चर बना लेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट